इस तरह अगर आप ये एग्जांपल देखें तो आपको आसानी से समझ आएगी। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय गॉसेस एलिमिनेशन मेथड। गॉसेस एलिमिनेशन मेथड लगाना है हमें, ये गिवन है, ठीक है। पहले हमें गिवन है x1 + 5x2 + 2x3 = 9, x1 + x2 + 7x3 = 6, -3x2 + 4x3 = -2। अगर हम देखें तो हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, इसमें कितने 3 अननोन हैं, ठीक है। x1 x2 x3 3 अननोन है, कुछ हमें ए आइज़ गिवन है, यानी x1 x2 x3 के जो कोफिशिएंट हैं वो हमारे पास ए आइज़ हैं। और इक्वल इस जानिब क्या होता था हमारे पास बी। तो देखिए ये सारे नॉन ज़ीरो हैं, इसका मतलब ये हमें नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है। तो सबसे पहले हमने क्या करना होगा, इसे कन्वर्ट करना होगा अपने मैट्रिक्स फॉर्म में। तो जब भी हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से मैट्रिक्स फॉर्म में जाते हैं तो जो हमारे पास मैट्रिक्स आता है उसे हम लिखते हैं ए बी। ए मतलब कोफिशिएंट मैट्रिक्स और बी मतलब इक्वल के बाद वाला जो मैट्रिक्स था वो कंबाइन करके, और इस मैट्रिक्स का नाम होता है आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। अगर क्वेश्चन में आपको कहा जाए कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करें यूजिंग आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, तो आपने क्या करना होगा, ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसको एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख देना होगा। अब इसको लिखते कैसे हैं, सबसे पहले यहाँ से हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाते हैं जो कि होता है हमारा ए आई। जैसे A1 का x1 का कोफिशिएंट क्या है 1, x2 का क्या है 5, x3 का क्या है 2। तो पहली रो आ जाएगी 1 5 और 2। ये देखें 1 5 और 2। फिर आ जाएगा हमारे पास 1 1 और 7, 1 1 और 7। अब तीसरी में चूँकि x1 है ही नहीं तो उसकी जगह 0, फिर -3 और 4, 0 -3 और 4, ठीक है। अब हमने क्या करना है, क्योंकि हम नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं यूजिंग आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, तो हमने साथ बी मैट्रिक्स भी लगाना है। जो इक्वल 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 होगा उसकी जगह हमने लगानी होगी हमेशा एक लाइन या डॉट डॉट डॉट, ठीक है, जो कॉलन होते हैं। और इक्वल के उस जानिब हमने जो बी मैट्रिक्स होगा वो एज इट इज़ यहाँ पे लिख देना होगा, ठीक है। ये बन गया हमारा आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। अब ये कन्वर्ट हो गया हमारा पीछे जो हमने क्वेश्चन किए हैं 3.1 और 3.2 में, उस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, यानी मैट्रिक्स बन गया। अब हम मैट्रिक्स को बनाएंगे अपनी एचएलएन फॉर्म। तो पहली रो का पहला एलिमेंट 1, अगले दो 0 होने चाहिए। तो इस रो का पहला एलिमेंट 1 है और नीचे 0 है, सिर्फ हमने यहाँ पे 0 बनाना है। तो ये चूँकि दोनों 1 1 है तो R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट 1 होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, R2 और R3 को आपस में सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये देखिए -4 है और ये -3। अगर इन दोनों को आपस में माइनस कर दें तो वो माइनस माइनस प्लस, -4 + 3, तो दोनों सॉल्व होकर हमारे पास -1 प्रोड्यूस करेंगे। तो इस दो रो यानी R2 और R3 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो मिड में 1 आ जाएगा। अब जो है वो उसको क्या करना है हमने, उससे नीचे या दरमियान में 1 आ गया, उससे नीचे 0 बनाना है। तो इसको यूज़ करके इस अगली वाली टर्म में 0 बना लिया। अच्छा एक बात, यहाँ पे जो क्वेश्चन सॉल्व हुआ है उसमें इसने यहाँ पे 1 बनाया है, यानी -1 बनाया है। 1 तो बनाया है लेकिन उसके मैग्नीट्यूड का ध्यान नहीं रखा, यानी प्लस या माइनस, +1 या -1 हो सकता है। इससे हमारा जो है जो क्वेश्चन है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी आप अगर यहाँ पे -1 है तो भी हम इसको जो है नेक्स्ट वाली टर्म को 0 बना के इसको एचएलएन फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। कहने का मतलब ये कि अगर -1 या +1 हो तो भी ये एचएलएन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। माइनस या प्लस लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेसिकली हमने इसका मैग्नीट्यूड वैल्यू देखनी होती है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि हम इसको साइन के बगैर चेक करें, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको माइनस को प्लस करके और फिर आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं तो भी आपका आंसर ठीक आएगा। वैसे हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसमें जो यहाँ पे अगर माइनस आ रहा तो हम प्लस करके तब नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते थे, ठीक है। तो अगर तब करेंगे या ऐसे ही कर लेंगे तो भी हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो तीसरी रो का तीसरा एलिमेंट अगेन इसने 1 बना लिया है। तो अब देखें ये डायगोनल में 1 1 1 आ गया है, उससे नीचे 0 और उसके ऊपर कौन सा एलिमेंट है उससे हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमने क्या करना है, बैक सब्स्टिट्यूशन करनी है और अपने मैट्रिक्स से अगेन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में जाना है। पहले हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से मैट्रिक्स बनाया, उसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद अगेन हम मैट्रिक्स से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में आ जाएंगे। उसी तरह जिस तरह हमने पहले मैट्रिक्स की वैल्यूज़ पुट की थी यूजिंग इक्वेशन को यूज़ करके, उसी तरह हमने मैट्रिसेस में से इक्वेशन लेनी है और मैट्रिक्स में से वैल्यू लेनी है, सॉरी, और इक्वेशन बनाना है। तो देखें ये पहली वैल्यू x1 की होती है तो आ जाएगा 1x1, दूसरी वैल्यू x2 की होती है तो आ जाएगा +5x2, तीसरी वैल्यू x3 की होती है तो आ जाएगा +2x3। देखें x1 + 5x2 + 2x3। अब इस लाइन का क्या मतलब था, इक्वल और इक्वल के बाद 9 है तो इक्वल के बाद 9। अब दूसरी रो है इसमें तो x1 नहीं है तो ये ख़त्म हो गया, एक कम हो गया।
ठीक है, मैंने आपको बताया था इसमें एक एक कम होता जाएगा। अब ये -x2 और ये +x3 इज़ इक्वल टू -1, -x2 +x3 इज़ इक्वल टू -1। अब तीसरी देखिए सिर्फ एक एक वैल्यू है, तीसरी वैल्यू जो होगी हमें हमेशा एक वैल्यू प्रोड्यूस करवाएगी, यानी जो सबसे लास्ट वाली रो होगी वो हमें एक वैल्यू देगी। तो x3 है, टोटल हमारे पास 3 थे तो लास्ट में x3 आएगा, x3 इज़ इक्वल टू 1, तो यहाँ से x3 इज़ इक्वल टू 1 आ गया। अब हम बैक सब्स्टिट्यूशन करते जाएंगे, x3 इज़ इक्वल टू 1 है, इसको पिछली इक्वेशन में पुट करेंगे, यहाँ पे 1 की x3 की जगह 1 आ जाएगा। अब ये 1 उधर जाके -1 हो जाएगा, ठीक है। तो आ जाएगा -x2 इज़ इक्वल टू -2, माइनस माइनस कैंसिल, तो x2 की वैल्यू आ जाएगी 2। अब x3 और x2 दोनों अगेन पुट होंगे, उससे भी पिछली वाली इक्वेशन बैक सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, इसको इसमें पुट किया, इसको इसमें पुट किया। x2 और x3 दोनों की वैल्यूज पुट होंगी, एक की जगह 1 एक की जगह 2, उनको सॉल्व करेंगे तो x1 की क्या वैल्यू आ जाएगी -3।